सीन पिछले रात का होता है जहां हम देखते हैं पॉइजन सेट के पैलेस को। जहां पे हम जंक्शन को पड़े हुए देखते हैं जिसको देखकर उसके अंकल शॉक होते हैं और इनका नाम होता है मोन यूं बेक। ये चीफ का सेकंड सन होता है और फिर चीफ अपना कागज देखता है। एक टकला बोलता है, चीफ हम इस बात को ऐसे भी नहीं जाने दे सकते। हम बस वेट नहीं कर सकते, वो ब्रैड एकेडमी से ग्रेजुएट भी हो जाएगा। प्लीज कम से कम एक असिस्टेंट तो भेज दीजिए। हम मदर सेट से भी किसी हायर कर लेते हैं, किसी को भी। ऐसा खत्म नहीं होगा, जरा से भी खबर नहीं लगेगा। रुको नहीं, क्यों ना हम मार्शल आर्टिस्ट के एकेडमी के किसी प्रोफेसर को रिक्रूट कर ले ताकि वो हमारे लिए इसे मार दे, या फिर हम एकेडमी के चीफ को ही उसे यूज करके खाने में जहर डालने को बोल दें। इससे हमारा काफी ज्यादा मदद होगा और आसानी से मर भी जाएगा वो। फिर चीफ बोलता है, ये सारे आइडियाज बिल्कुल बकवास है। तुमने देखा नहीं था कि लेडी हवा के मौत के बाद 6 साल पहले हमारी पोजिंग सेट का क्या हाल हुआ था? पर चीफ हम उसे ऐसे ही बच के निकलने नहीं दे सकते। फिर हमारी पोजिंग सेट की इज्जत क्या रह जाएगी? बेवकूफ मत बनो बच्चे, अगर ये सिर्फ रेपुटेशन की ही सब होती ना तो म्यूजिकल सेट कब का एक्शन ले चुका होता। तुमने देखा नहीं, लेडी हवा की मौत के बाद पैट्रियाज ने 6 कोर के सेट से खुद को अलग कर लिया। तब से वो बस कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि हमारे पावर छीन सके। अगर हम एकेडमी के बच्चे से छेड़छाड़ करते हैं तो हमें उनको मौका दे देंगे एक कि हमें वो खत्म कर सके। और ये होता है पॉलन सेट का चीफ ओयो बेक। इसका नाम है, डिमोनिक कल्ट वॉरियर का एक ईएक्स एल्डर भी है। तो आप कह रहे हैं कि हमें उस दिन का वेट करना पड़ेगा जब वो पागल बच्चा एकेडमी छोड़ दे? वही सबसे ज्यादा रीजनेबल फैसला होगा, लेकिन मुझे खुद लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड से मिलना पड़ेगा। हमारा सीन वहीं से हो जाता है जहाँ युवान को उसको अपने टेलीकिनेसिस से पास बुलाता है। युवान अपने मन में सोचता है, अगर इंटरनल पावर को 3 स्टार लेवल तक ले जाने के बाद भी मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरी उम्मीद से भी कई ज्यादा पावरफुल है। मुझे साफ एहसास हो रहा है कि उसके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत की ही नफरत है। और मुझे नहीं पता कि वो इस डिटेंशन सेंटर में क्या कर रहा है, लेकिन एक बात पक्की है, वो मेरा दुश्मन है। मैं बस चुपचाप बैठ के कुछ ना करते हुए नहीं रह सकता। मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये क्या? ये छोटा सा इंसान ये इंटरनल पावर से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से रेजिस्ट कर रहा है। इसके पास इतनी जबरदस्त एक्सटर्नल पावर आखिर आई कहाँ से? अब लगता है मुझे अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा और उस बच्चे को पास लाना पड़ेगा। फिर युवान को अपने पास बुलाता है और उसको गर्दन को पकड़ लेता है। फिर नैनो बताता है, अपोनेंट के हाथों से एक बहुत पावरफुल एनर्जी डिटेक्ट हुई है जो आपके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। रुक जाओ नैनो, अभी नहीं। हम जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर गलत मूव लिया तो मुझे सीरियस इंजरी हो सकती है। वो इतनी दूर यहाँ तक आया है, जरूर उसके पास कोई वजह होगी, इसीलिए अभी के लिए शांत रहो नैनो। लगता है तुम्हारी जजमेंट काफी तेज है, तभी तो मेरी पावर के खिलाफ तुरंत डिफेंस करने की कोशिश भी नहीं कर रहे तुम। मुझे बस ये देखना था कि कौन है जिसने मेरे ग्रैंडसन को इस हाल में पहुंचा दिया। लगता है तुम काफी यूजफुल हो बच्चे। युवान अपने मन में बोलता है, ग्रैंडसन? क्या ये जंक्शन की बात कर रहा है? रुको, इसका मतलब ये पोजिशन सेट का चीफ ओलबेक है। मुझे पूरा यकीन है बच्चे, तुम्हें ये पता होगा कि मैं तुम्हें मिलने क्यों आया हूँ। क्या ये मुझे मारने के लिए आया है? मैं यहाँ से जिंदा कैसे निकलूंगा? अगर इसने अपनी पकड़ बस थोड़ी सी और टाइट कर ली तो मेरी गर्दन तो टूट सकती है। क्या यहाँ मैं सच में मरने वाला हूँ? मैंने तो अभी तक अपना बदला भी नहीं लिया है पूरा। फिर चीप अपने मन में बोलता है, ये छोटा सा बच्चा सिर्फ एक टीन एज है, फिर भी मौत के सामने खड़ा होके डर कर दिखाने के बजाय मुझसे नफरत दिखा रहा है। लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना भी पड़ेगा। फिर चीप युवान को एक किक मारता है जिससे वो पीछे जाके दीवार से टकरा जाता है। टकराने के बाद चीप अपना टेलीकिनेसिस से यूज करके युवान को फिर बुलाता है अपने पास में और मन में बोलता है, इतना काफी होना चाहिए उसके चेहरे से वो स्mirk मिटाने के लिए। क्या मैं अभी उसकी नफरत भरी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ? बिल्कुल पहले जैसे स्ट्रांग है। मुझे पता था कि दिल में उसका मेरे ग्रैंडसन के लिए काफी नफरत है भरी हुई है, इसी वजह से उसने उसका लोअर एब्डोमेन को तबाह किया। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नफरत इतनी गहरी होगी। अगर मैं इसे जिंदा छोड़ देता हूँ तो ये आगे चल के मेरे लिए खतरा बन जाएगा। युवान बोलता है, तो क्या आप इस कल्ट के कानून को तोड़कर मुझे मारने का इरादा रखते हैं? हाँ, क्या अब तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो? अगर मैं तुम्हें मार दूं और एसिड से तुम्हारी लाश पिघला के सारे सबूत मिटा दूं तो किसी को जरा से भी खबर नहीं लगेगी। मुझे पूरा यकीन है बुढ़ऊ, तुम सबूत मिटा सकते हो, बट जिस पल मैं एकेडमी से गायब हो जाऊंगा ना, सबसे पहले शक पॉइजन सेट पर ही आएगा। चीफ अपने मन में सोचता है, इसके मार्शल आर्ट स्किल्स और इसके लेवल इसकी उम्र के हिसाब से ज्यादा हैं। मौत के बिल्कुल किराने खड़े होके भी ये सिर्फ डर नहीं दिखाता बल्कि नफरत दिखाता है। अगर यहाँ से ये ग्रो करता रहा हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। अगर मैं एकेडमी के अंदर नहीं होता ना तो मैं इसे इसी पल जान से मार देता।
फिर चीफ बोलता है युवान से, तुम काफी स्मार्ट हो है ना, लेकिन एक स्मार्ट लड़का होके भी मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुंचा कर और खुद के पीठ पर टारगेट लगा लेना, ये बस यही प्रूव करता है कि तुम्हारी प्लानिंग काफी बेकार है। जैसे तुमने कहा, इस कल्ट में मेरी पोजीशन चाहे जो भी हो, मैं यहाँ तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात का वादा जरूर करता हूँ, जिस पल तुम इस एकेडमी के सेफ्टी बबल से बाहर निकलोगे, मैं पक्का कर दूंगा कि तुम ऐसा दर्द झेलो तुम सोच भी नहीं सकोगे। मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा और जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर भेड़ियों को खिला दूंगा। फिर मैं तुम्हारे लोअर एब्डोमेन को तबाह कर दूंगा और मुझे भीख मांगोगे तुम मुझसे, तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूं। मैं पक्का कर दूंगा कि तुम्हारी आखिरी पल जमीन पर जहन्नम जैसी हो। जवान अपने मन में सोचता है, इसकी खौफनाक एनर्जी इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। फिर चीफ उसका गला छोड़ता है और अपने ब्रेसलेट से कुछ निकालता है और बोलता है, ऐसे अचानक से चले जाना थोड़ा बदतमीजी होगा, इसी के लिए जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी गिफ्ट दे रहा हूँ। युवान अपने मन में बोलता है, डिसेंशन टेक्निक यूज कर रहा है क्या? फिर बूढ़ा बोलता है, ये इसीलिए ताकि हम दोनों बहुत जल्दी मिल सकें। और फिर उसे कुछ खिलाता है युवान को। ये कोई जानलेवा जहर नहीं है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत करके किसी को भी बताया कि मैंने अभी तुम्हें क्या पिलाया है, तो चाहे एकेडमी का रूल्स तोड़ना ही क्यों ना पड़े या मुझ पे शक ही क्यों ना आए, मैं खुद आकर तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना बोल के बुढ़ऊ उसको फेंक देता है युवान को पीछे टेलीकिनेसिस से, और फिर जाते जाते बोलता है, मैं वेट कर रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे। और वहां से जाने लगता है। युवान उसको देखता है और हम देखते हैं उसके गेट को बंद हो जाता है। फिर कोई उससे बोलता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी कोई डील हुई थी। और ये बोलने वाला होता है अपना रेड हेयर। फिर अपना बुढ़ऊ उसको बोलता है, क्या आप बस चुपचाप बैठे रहते जब आपके कोई खून खानदान अपने जिस्म में जान इतनी बेरहमी से असल्ट किया जाता? ये मत कहना कि आप कोई एक्शन नहीं लेते। रेड हेयर शांत हो जाता है ये बात सुनकर। बुढ़ऊ आगे बोलता है, हे ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाने पे, पर उस लड़के को थोड़ा सा डांट लगा दिया मैंने। उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी है, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेड हेयर बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद बुढ़ऊ बोलता है, थैंक यू, तुमने मुझे समझा। रेड हेयर फिर बोलता है, प्लीज मुझे इतना मुश्किल सिचुएशन में मत डालिए। मैंने आपको अंदर जाने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि आपने वादा किया था कि एकेडमी के इन 4 सालों के दौरान आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिक्र मत कीजिए, मैं इस राज को अपनी कवर तक अपने साथ ले जाऊंगा। इतना बोल के बुढ़ऊ वहां से निकल जाता है। युवान, यहाँ एकेडमी के अंदर बाहरी दुनिया से तुम सिर्फ 4 साल तक ही सेफ रहोगे, उसके बाद तुम अपने भरोसे ही रहोगे बच्चे। इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। क्या युवान 4 साल में कुछ कर पाएगा कि नहीं, इसको देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।